कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारा नेक्स्ट मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल को ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये मॉडल जो है बाकी मेथड से डिफरेंट है। बाकी मेथड जो हमने आपको पढ़ाए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, उसमें जो है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जा रही थी कि कंपनी किस तरह सोच रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, उनको कितना रिटर्न देना है, उसी को कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान ले रही थी। लेकिन इस मॉडल में जो भी बात कही गई है वो पूरा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। आप अगर इस जो नेम है इस मॉडल का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे आप कुछ भी हिंट नहीं निकाल सकते कि इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कंपनी ने सोचा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। क्यों ऐसा सोचा गया है? क्योंकि जब भी इक्विटी शेयर होल्डर जो है इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में तो उसके माइंड में पहले से ही कुछ रिटर्न आ जाता है। सपोज मेरे पास कुछ फंड होगा, अगर हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने का सोचेंगे तो हम मन ही मन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी मुझे रिटर्न में देगी। उस रिटर्न को जो मैंने मन में सोचा, इसी तरह मेरे तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे तो सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि इतना रिटर्न कंपनी हमें देगी। तो उसी रिटर्न को उसी इक्विटी शेयर होल्डर की साइकोलॉजी को स्टडी करवाता है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहां पे हम पूरा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उसने जो भी एक्सपेक्ट किया होगा रिटर्न, जो भी कॉस्ट, जो उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी वो सोच रहा होगा, उसी को कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेगी। जो भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि उनको रिटर्न कुछ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कंपनी नहीं सोचती कि अगर उनको कुछ भी नहीं देना है तो ये भी नहीं कि कंपनी सोच लेती है हम कुछ नहीं देंगे। इतना देती है कंपनी कि उनका मन भर जाए। तो यही चीज यहां पर हमको निकालनी है कि इन्वेस्टर के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, उसी को कंपनी कैलकुलेट करेगी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी को कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेगी। तो चलिए समझते हैं। हमने शॉर्ट वे में कुछ पॉइंट वाइज मैंने लेकर समझाया है, तो इसको आप पॉइंट वाइज भी अगर नोट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। क्योंकि आपको नोट्स जब मिलेंगे डिफरेंट बुक्स में आपको, तो वो थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखे हैं तो जिससे आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो हमने पॉइंट वाइज ले लिया है जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बात कही जा रही है इसमें। तो हमने यहां लिखा है दिस मॉडल कंसीडर्स इन्वेस्टर व्यू पॉइंट इंस्टेड ऑफ कंपनीज व्यू पॉइंट। बाकी जो मेथड हमने आपको पढ़ाए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, उसमें कंपनी जो है अपना व्यू पॉइंट रख रही थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होनी चाहिए। यहां पर किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा? इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर है हमारा हियर के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू आरई। आरई क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर के मन में कुछ रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा, उसी को हमने आरई माना। अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टर के मन में जो रेट ऑफ रिटर्न आया है उसको कंपनी निकालेगी और वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा कंपनी के लिए। तो हमने देखिए केई को आरई के बराबर रख दिया। आरई कौन सोच रहा है? इन्वेस्टर सोच रहा है। और आरई जो इन्वेस्टर ने मन में सोचा, जो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसने डिसाइड किया, वही कंपनी मान लेती है कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। केई या सीई भी हो सकता है, बुक्स में अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को डिनोट किया गया है। तो हम केई या सीई के टर्म से डिनोट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी तक हमने दो चीज देखी कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू होगा और केई जो है हमारा आरई के बराबर होगा। Here RE is understood as the return based on risk undertaken by investor। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी इन्वेस्टर होता है, जब भी वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको एक तरह का डर होता है मन में कि मेरा पैसा जो है डूब ना जाए, रिटर्न ना मिले हमें। तो वो जो डर है उसी को हमने रिस्क बोला। जो भी इन्वेस्टर है, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसके मन में एक डर आएगा कि मेरा पैसा जो हमने लगाया है वो डूब ना जाए या रिटर्न ना मिले मुझे। तो वो ये जो डर है उसी को फाइनेंस में नाम दिया गया है रिस्क।
सारा गेम जो होता है इन्वेस्टर का रिस्क पे होता है। तो यहां पे क्या बोला गया है, RE, जो इन्वेस्टर मन में सोच रहा है, वो जो RE रिटर्न वो जो सोच रहा है वो एक रिस्क की वजह से सोच रहा है, उसी को कंपनी ने बोल दिया RE इज अंडरस्टूड एज द रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क। ये जो रिटर्न आएगा ये किसके बेस पे होगा, जो इन्वेस्टर के मन में डर है, रिस्क है, जो उस रिस्क के बेस पे ही वो RE अपना डिसाइड करता है। जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा रिटर्न, यही नॉर्मली जो एक प्रोवर्ब चलता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, उसी के बेसिस पे यहां पे रिस्क वर्ड लाया गया है। सारा गेम जो है इस पूरे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में वो रिस्क का है। तो अब रिस्क के लिए अगर हम आते हैं तो रिस्क को भी समझ लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के रिस्क होते हैं जनरली। तो जनरली मार्केट में सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क चलता है। हम मार्केट बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो भी हमारा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या एक तरह का रिस्क होता है, एक तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो उसके सामने दो तरह के रिस्क आते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि दोनों से ही हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिस्टमैटिक रिस्क जो जनरली सब लोग फेस करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके सामने सिस्टमैटिक रिस्क आता ही है। ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया जिससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट आ गया, कंपनी की शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगी या उनके प्रॉफिट में श्रिंकेज होने लगा गवर्नमेंट की कोई चेंजेस की वजह से, तो गवर्नमेंट चेंज करेगी तो वो कंट्रोलेबल तो है नहीं। हम तो इक्विटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास जाके तो बोलेगा नहीं कि इस कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ है, आप अपनी पॉलिसी मत चेंज करिए। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज जो है डूब गई थी, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो है चला गया था। एक तरह से जब कंपनी डूबती है तो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर कंपनी डूब चुकी है। तो इस तरह के रिस्क जब अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सम गवर्नमेंट पॉलिसी और RBI पॉलिसी, ये जो रिस्क जो बनता है, इस सारे रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क कौन से हैं, जो मार्केट रिस्क है, जो सबके ऊपर ही चल रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोलेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे RBI पॉलिसी में कोई चेंज आ जाए जिससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाए, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी इन्वेस्टर, क्योंकि RBI से जाके तो कोई बोलेगा नहीं कि आप ये पॉलिसी चेंज मत करिए, मेरे कंपनी में शेयर लगे हुए, पैसा लगा हुआ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिजिकल पॉलिसी हो गया या चेंजेस इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा चेंज कर दिया गया जिससे उस कंपनी पे इफेक्ट पड़ गया, उस कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स डिक्रीज हो गई, तो ऐसे रिस्क जो होते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं। इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा उसके सामने ये रिस्क तो आएगा ही, सिस्टमैटिक रिस्क उसके सामने है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। जो दूसरा रिस्क है जो इन्वेस्टर फेस करते हैं वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क फर्म स्पेसिफिक होता है, वो इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि उस कंपनी में कितना अनसिस्टमैटिक रिस्क है, उस पे कितना है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा रियल लाइफ से रिलेटेड है। सपोज दो कंपनियां हैं, एक है JSW स्टील एंड एक है टाटा स्टील। इन्वेस्टर हैं हमने टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर रखा है अपना फंड, 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है। ऑर्डर जो है कस्टमर से आएंगे या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएंगे स्टील, रॉ स्टील के लिए या फाइन स्टील के लिए, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर दोनों को मिल सकते हैं। सपोज मैंने टाटा में इन्वेस्ट कर रखा है, रेगुलर जो ऑर्डर आता था गवर्नमेंट की तरफ से फाइन स्टील का वो टाटा को मिलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि वो ऑर्डर इसको ना मिलकर JSW स्टील को मिल गया, तो इससे क्या होगा, टाटा के शेयर डिक्रीज होंगे, मार्केट में उनकी शेयर की वैल्यू कम होगी और JSW की बढ़ेगी। तो ये देखिए ये जो रिस्क आया स्टील में, जो ऑर्डर टाटा स्टील को ना मिलने से टाटा के शेयर्स पे इफेक्ट पड़ा, तो क्या सारी स्टील सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा होगा? नहीं, सिर्फ टाटा के शेयर पे पड़ा, क्योंकि टाटा को वो ऑर्डर मिलता था टाटा स्टील को, लेकिन अब नहीं मिला। तो ये जो रिस्क आया, इसमें अगर शेयर इन्वेस्टेड होगा, इक्विटी शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उसके शेयर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, उसके सामने ये रिस्क अराइज हो जाएगा। तो ये एक फर्म स्पेसिफिक हुआ, कंपनी स्पेसिफिक हुआ कि इस कंपनी के ऊपर ही वो रिस्क अराइज हुआ। तो ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। तो इसके और भी नाम है, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क या फर्म स्पेसिफिक रिस्क कह सकते हैं, इंडिविजुअल रिस्क कह सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज
इसी का एग्जांपल लेते हैं, टाटा एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। इनके मैनेजमेंट का कोई की पर्सन जो बहुत सालों से काम कर रहा था, उसने यहां से रिजाइन कर दिया। जब टाटा से वो रिजाइन कर देगा तो कंपनी के शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी में सालों से था। उसकी वजह से कंपनी की गुडविल भी इंप्रूव हुई, मार्केट में उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती गई, क्योंकि उसका मैनेजरियल जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी। टाटा के जो भी की पर्सन था, अगर वो रिजाइन कर देगा तो इस टाटा के शेयर पे इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि कंपनी का कोई भी अगर की पर्सन रिजाइन करता है तो कंपनी के शेयर पे इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो कंपनी के किसी की पर्सन के रिजाइन करने की वजह से इन टाटा के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। तो ये भी स्पेसिफिक है, टाटा का की पर्सन रिजाइन किया है तो टाटा के शेयर पे ही इफेक्ट पड़ेगा, जेएसडब्ल्यू पे नहीं पड़ेगा, ना रेन इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, ना रिलायंस पे पड़ेगा, ना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे पड़ेगा। ये सब पे नहीं पड़ेगा, ये एक फर्म स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक रहेगा। ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं नेस्ले का। तो नेस्ले कंपनी का जो प्रोडक्ट है सबसे फेमस मैगी। मैगी को लेकर किसी कस्टमर ने लॉ सूट फाइल कर दिया, जो कंपनी के हारने के चांसेस है। तो अगर कोई लॉ सूट फाइल कर देगा नेस्ले कंपनी के ऊपर और कंपनी के उस लॉ सूट को हारने के चांसेस हैं, तो उससे क्या होगा, नेस्ले के शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, नेस्ले के शेयर डाउन होंगे। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेबी ने फाइन चार्ज कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से नेस्ले के ऊपर, तो नेस्ले के शेयर जो है डिक्रीज कर जाएंगे। फाइन चार्ज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होगा, जिससे नेस्ले के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसे जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया, ये जो रिस्क अराइज हो रहा है ये अनसिस्टमैटिक होता है और ये एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है और किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर लगता है। ऐसे रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो इसके और भी नेम हमने आपको बताए थे, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कह सकते हैं, या किसी की मैनेजरियल पर्सन की रिजाइन करने की वजह से हो जाए। तो ऐसे रिस्क, तो ओवरऑल आपको टोटल रिस्क दिखे आपको सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। अब इसमें से ये वाले रिस्क जो है इसको तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, ना हम गवर्नमेंट के पास जाके बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी चेंज मत करिए, मेरा इन्वेस्टेड है इसमें, इस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट है, अगर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो मेरे शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो ये थोड़े कंट्रोलेबल होते हैं। कैसे? सपोज मैंने एग्जांपल लिया था, टाटा स्टील को ऑर्डर ना मिलकर जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल गया, तो एक रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, जब उसको दिख रहा है कि टाटा को ना मिलकर किसी और को जा सकता है, तो वो क्या करेगा, स्टील सेक्टर में ऐसी कंपनी को ढूंढेगा जहां पे ऑर्डर जाने के चांसेस हैं और अपने फंड को डाइवर्सिफाई करेगा। टाटा में भी लगा देगा, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी लगा देगा, आपका और भी स्टील सेक्टर्स की कंपनी में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेगा। टाटा को अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो किसको मिल जाएगा, जेएसडब्ल्यू को मिल जाएगा या किसी और को मिल जाएगा। अगर हमने टाटा में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जेएसडब्ल्यू में भी इन्वेस्ट कर रखा है या किसी और स्टील कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ऑर्डर जो है किसी और को मिलना ही है। अगर टाटा गिरेगा तो जेएसडब्ल्यू बढ़ जाएगा उस केस में। तो हमने अपने रिस्क को देखिए डाइवर्सिफाई कर लिया ना। पहले हम सिर्फ टाटा में थे तो मेरा रिस्क आया और वो गिर गया शेयर, मेरा वैल्यू इन्वेस्टेड भी डिक्रीज हो गया। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि हम अपने रिस्क को क्या कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपने रिस्क को, जिससे हम अपने इन्वेस्टेड मनी को बचा सकते हैं। तो आपको यहां पे समझ में आया कि ओवरऑल जो गेम हो रहा है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क का है। इसी अनसिस्टमैटिक रिस्क को इन्वेस्टर लेता है और इसी अनसिस्टमैटिक रिस्क को लेकर अपने इक्विटी शेयर जो भी वो इन्वेस्ट करता है उसको डाइवर्सिफाई करता है और एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो मन में। तो हमारा एक फेमस प्रोवर्ब है जो हमने सुना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये किस रिस्क के ऊपर अप्लाई होगा? इस रिस्क से तो बचा जा सकता है। कैसे इस रिस्क से हम बचेंगे? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देंगे। एक इंडिविजुअल कंपनी में अपना पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, उसको डिफरेंट कंपनीज में हम अपना डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे। तो इस रिस्क से तो हम बच गए, लेकिन जो रिस्क मेरे सामने आएगा जो मेरे हैंड में नहीं है, वो रिस्क है सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये जो एक प्रोवर्ब जो आपने सुना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, वो किस रिस्क के ऊपर अप्लाई होता है? सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। तो देखिए यहां पे हमने लाइन लिखी, फेमस प्रोवर्ब, हाई रिस्क हाई रिटर्न अप्लाइज टू सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। तो इससे आपको आज एक नई चीज पता चली कि मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे सामने सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसकी वजह से हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अनसिस्टमैटिक से बचा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। A rational investor would always keep its risk level well diversified
so that its total risk is equal to systematic risk only। तो देखिए अब इसी से हमें पता चला कि हम अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को पूरी तरह नील कर सकते हैं जब हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दें, वेल डाइवर्सिफाई कर लें। तो उससे क्या निकल कर आएगा कि मेरे सामने सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिस्क ही बचेगा। इसका मतलब हम जो रिस्क उठा रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके वो सिस्टमैटिक रिस्क ही है बस। तो वही चीज लिखी, एक रैशनल इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो को, अगर आप रैशनल इन्वेस्टर हैं, आपने ये सब समझ लिया, तो अब आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे और अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचेंगे। लेकिन ये रिस्क तो आपके हैंड में नहीं है, तो आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया वो कौन सा रिस्क लेकर किया, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। देखिए वही लाइन लिखी है, रैशनल इन्वेस्टर वुड ऑलवेज कीप इट्स रिस्क लेवल वेल डाइवर्सिफाइड, अपना रिस्क लेवल वेल डाइवर्सिफाइड रखेगी जो अनसिस्टमैटिक लेवल का है, so that its total risk is equal to systematic risk only। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया पूरा जो रिस्क की थ्योरी थी वो क्या है। अब इससे रिस्क तो लेकिन आ ही रहा है, उस रिस्क के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे सामने सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड थ्रू बीटा। अब यहां इस कॉन्सेप्ट में, CAPM मॉडल के कॉन्सेप्ट में हमने सिस्टमैटिक रिस्क को एक टर्म दे दिया बीटा के नाम से। मतलब अब हम इसको मेजर करेंगे, जो हम रिस्क उठा रहे हैं, इन्वेस्टर जो रिस्क उठा रहा है वो बीटा के टर्म्स में मेजर करेगा। अब ये बीटा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है बीटा। बीटा इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बीटा को यहां रिस्क की तरह बोला गया है। हमने क्या बोला, सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मेजर करेंगे, बीटा की हेल्प से। अब ये बीटा क्या है, बीटा जो है रिस्क है हमारा। अब रिस्क कहां होगा, जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में जाके पैसा लगाएगा, और मार्केट में कैसे पैसा लगाएगा, किसी एक कंपनी के किसी शेयर को परचेज करके, या किसी सिक्योरिटी, किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करके। जब वो किसी कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो वो पूरे मार्केट में से एक सिक्योरिटी को उठाएगा। एक सिक्योरिटी को उठाएगा तो उस पर रिस्क है कोई, और जो मार्केट में ऑलरेडी जो मार्केट का रिस्क चल रहा है वो अलग। इन दोनों की वजह से जो रिस्क आया, एक्स्ट्रा रिस्क जो इन्होंने उठाया, उसी को हमने बीटा के नाम से मेजर किया। अब यहां पे क्या है, मार्केट में हम जैसे ही एंटर करेंगे रिस्क स्टार्ट है। मतलब एक इन्वेस्टर आया, मार्केट में पहले एंटर किया, तो मार्केट में वो जैसे ही एंटर करेगा उसके सामने एक रिस्क आ गया। अब वो रिस्क जो है कंपनी बाय कंपनी डिफर करेगा। डिफर जो करेगा वो कैसे करेगा, एक कंपनी का उठाएगा शेयर और उस पर रिस्क देखेगा। मतलब मार्केट का तो रिस्क है ही, उसके साथ साथ कंपनी का भी एक रिस्क और ऐड हो गया। तो देखिए यहां क्या लिखा है, बीटा क्या है, बीटा इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस सिक्योरिटी में कितना रेट ऑफ रिटर्न जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, रेट ऑफ रिटर्न में किसके रिस्पेक्ट में, पूरे मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न के कंपैरिजन में, इसी को बीटा कहते हैं। क्यों, अब आपको हम एक जनरल टर्म में समझाते हैं। सपोज हम मार्केट में गए, अपने फंड को लगाने की हम सोच रहे हैं, तो हम जैसे ही मार्केट में जाने की सोच रहे हैं तो मेरे सामने एक रिस्क आ गया। अब हम किसी कंपनी के शेयर को जब खरीद रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि मेरा आते ही एक रिस्क तो आ रहा है, उस पर रिटर्न आए, मार्केट में एंटर करते ही रिटर्न आए, और जिस कंपनी की सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं उससे भी रिटर्न आए। मतलब एक तरह से हम दो तरह का रिटर्न, दो तरह के रिस्क को फेस कर रहे हैं। कंपनी बेस्ड रिस्क भी है और पूरे मार्केट का भी रिस्क मेरे सामने है। तो दोनों के जब हम परसेंटेज चेंज को हम डिवाइड करते हैं आपस में, तो हमें एक्स्ट्रा पता चलता है कि हमने कितना रिस्क उठा के कितना एक्स्ट्रा अर्न किया। यही तो इन्वेस्टर चाहता है। मार्केट में तो रिस्क ही आने से, अब उस रिस्क को उठाने के बाद हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, वही मेरा रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। उसी को मेजर करने के लिए हमने बीटा यूज किया। आई थिंक इसमें अभी आपको एक जनरल वे में समझ में आया। अब हम इससे कुछ टर्म्स को आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेंसिटिविटी, बीटा को बोला गया है सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी वर्ड जो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड यहां यूज कर दिया गया। इसका एक इजी वर्ड है परसेंटेज चेंज। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, आपने देखा होगा इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे आप इलास्टिसिटी निकाल देते। तो वही चीज है यहां पे। अब हम आपको परसेंटेज चेंज के टर्म्स में रीड करके बताएंगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे यहां पे अभी हमने आपको मार्केट और कंपनी के टर्म्स में समझाया, उसी तरह बीटा को हम मार्केट और कंपनी के टर्म्स में ही समझाएंगे, लेकिन परसेंटेज चेंज वर्ड यूज कर देंगे सेंसिटिविटी की वजह से को हटाकर। बीटा इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन द सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सिक्योरिटी मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी के परसेंटेज चेंज, सिक्योरिटी में कितना चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है आपका डिवीजन, विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो परसेंटेज चेंज मार्केट में हुआ और उसका इफेक्ट जो है एक कंपनी मतलब सिक्योरिटी के ऊपर पड़ा। यही डिवीजन करके हमें बीटा पता चलेगा जो मेरा रिस्क है, जो एक इन्वेस्टर
रिस्क जो ले रहा है। यहां से हमारा बीटा का फॉर्मूला निकल कर आ गया। बीटा इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन, यहां लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न होल डिवाइडेड बाय, विद रिस्पेक्ट टू, जो वहां वर्ड यूज किया है उसको हम डिवीजन बोलते हैं, रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में तो रिस्क है ही, जैसे ही हम मार्केट में एंटर करेंगे तो रिस्क तो है ही। हम किसी सिक्योरिटी में जब लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना मैंने रिस्क फेस किया जिसकी वजह से रिटर्न एक्स्ट्रा अर्न किया मैंने, वो चीज है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो इसी को लेकर अब हम एक केस समझाएंगे मार्केट और सिक्योरिटी के बेसिस पे। अच्छा, हम बार बार मार्केट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मार्केट का मतलब ये नहीं कि अमीनाबाद हो गया, आपका बड़ा बाजार हो गया कोलकाता में, तो ये सब हम चीज नहीं यूज कर रहे हैं। हम आपको मार्केट बताना चाह रहे हैं जो फिक्टिशियस मार्केट है, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया इंडिया में, एनएससी और बीएससी, हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं, उसके रिटर्न की बात कर रहे हैं, नॉट आपका जो आपके सिटी में जो मार्केट होता है उसमें जो रिटर्न आ रहा है वो नहीं। हम फिक्टिशियस मतलब हम आते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ लोग जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं या किसी दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाते हैं, जैसे नैस्डैक हो गया, आपका डॉ जोन्स हो गया, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लेवल पे आ जाते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। तो मार्केट हम उसी को बोल रहे हैं जो फिक्टिशियस नेचर का है। सिक्योरिटी का मतलब है यहां पर किसी एक कंपनी का जो सिक्योरिटी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो देखिए, कंपनी में मार्केट में अगर 10% का रिटर्न आ रहा है तो सिक्योरिटी पे 12% का रिटर्न दे रहा है। अगर मार्केट में 10% का रिटर्न मिल रहा है तो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे 12% का रिटर्न आ रहा है। अगर मार्केट में 15% का रिटर्न आ रहा है तो सिक्योरिटी हमें 19% का रिटर्न दे रही है। तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि 10 से 15% होने पे हमें 7% का डिफरेंस रिटर्न मिला। लेकिन हम तो रिस्क निकाल रहे हैं। रिस्क कब है? जब हमारा रिटर्न 15 से 10 हो जाए, तभी तो रिस्क है ना। और उसकी वजह से मेरी कंपनी में रिटर्न 19 से 12 हो जाए, तो हम किसको देखेंगे? ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर आने की तरफ देखेंगे कि हम रिस्क वाले पार्ट को देखेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं? रिस्क। तो हम किसको देखेंगे कि हम 15 से 10 की तरफ आ गए तो मेरे ऊपर क्या रिस्क है। 19 से मेरा 12 का सॉरी रिटर्न आ गया, ये मेरा रिस्क है। अब इसी रिस्क को हम मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बीटा। अब बीटा का हमने क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न में? 7% का चेंज हुआ, तो ये 7% हो गया अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट में कितने का चेंज हुआ? 5% का। तो 5% का चेंज हुआ, तो इससे हमें पता चला 1.4 का मेरा बीटा है। परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1.4 बचा मेरे। तो हमारा रिस्क जो है 1.4 है। एक तरह से देखा जाए कि हमारा जो बीटा निकल कर आ रहा है किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से, तो मेरे सामने 1.4 का बीटा मतलब रिस्क है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में अगर चेंज आ रहा है 1% का, तो जो हमारा सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न है, जो बीटा ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल रहे हैं, इसमें 1.4% का चेंज आएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? इफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चेंजेस बाय 1%, then security rate of return changes by 1.4%। तो इससे हमें पता चला मार्केट में एंटर करते ही रिस्क है। तो मार्केट में जब हम एंटर करेंगे तो रिस्क है। तो रिस्क कितना है? 1 रिस्क है। अब आप बोलेंगे कि ये 1 रिस्क कहां से आया, तो इसका भी हम फॉर्मूला आपको समझाते हैं कैसे डिराइव हुआ कि मार्केट में एंटर करते ही रिस्क है। तो जैसे यहां पे बीटा ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल रहे हैं, मतलब जो रिस्क हम निकाल रहे हैं एक सिक्योरिटी का निकाल रहे हैं। अगर हमें बीटा ऑफ मार्केट निकालना है तो हम क्या करेंगे? जहां सिक्योरिटी लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? मार्केट लिख देंगे। तो इससे हमारा अगर इसी में पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो बीटा ऑफ अगर हम मार्केट निकालें तो मेरा फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना चेंज हो रहा है? परसेंटेज चेंज 5%। नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि हम रिस्क को मेजर कर रहे हैं, 5%। इसी तरह मार्केट रेट ऑफ रिटर्न फिर 5% है क्योंकि दोनों का चेंज। तो हमारा मार्केट में एंटर करते ही रिस्क कितना हुआ? 1। तो मतलब मार्केट में एंटर करते ही हमारा रिस्क 1 हो जाता है। अब जो सिक्योरिटी में जब लगाते हैं जो एक्स्ट्रा रिस्क लेकर, तो उससे रिटर्न मेरा 0.4% मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि रिस्क
जब किसी सिक्योरिटी में लेकर किया जाता है तो रिटर्न ज्यादा मिल गया यहां पर, तो वही चीज यहां पे मेजर करता है इन्वेस्टर अगर हम मार्केट में 1 होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी होती होंगी जहां पे रिस्क फ्री है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, या फिर आप क्या करिए पैसे को अपने घर में रखिए, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, अपनी तिजोरी में ताला बंद करके उसमें रख दीजिए, उसको टच भी ना करिए, तो आपके सामने कोई रिस्क नहीं है, मतलब कुछ भी रिस्क नहीं है, मार्केट में भी नहीं गए आप, तो इसका मतलब है कि जीरो रिस्क। लेकिन ऐसे कुछ मार्केट में सिक्योरिटीज भी हैं जो जीरो रिस्क के नाम से हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? सपोज गवर्नमेंट लोन लेती है जब पब्लिक से, तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसमें बोलती है कि 6% के हिसाब से हम आपको रेगुलर रिटर्न देते रहेंगे, तो उसका अगर हम बीटा निकालते हैं, बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पे हमने बोला आपको रिस्क जीरो है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बीटा क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन गवर्नमेंट रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने आपको बताया कि एक ही तरह का रिटर्न मिलता है, 6% दे रही है तो हर साल वो 6% देती रहेगी, तो यहां से यहां आने का चेंज कितना है? 0%। लेकिन मार्केट में जो चेंज हो रहा है वो 5% हो रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट ऑफ रिटर्न 0 और मार्केट का 5%, तो हमारा अल्टीमेटली 0 ही आया ना। मतलब ऐसा सिक्योरिटीज है ये जहां पे हमारा बीटा 0 हो जाता है, मार्केट में एंटर करते ही बीटा 1 है, मेरा एक रिस्क आ ही गया। अब किसी इंडिविजुअल सॉरी सिक्योरिटीज में लगाएंगे तो हमारा बीटा 1.4 हो जाएगा, मतलब 0.4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में एंटर करते ही 1 रिस्क है।